गुड मॉर्निंग आप सभी को। क्लास 12th का आज आपका 2 बजे पेपर है, तो उसके लिए वीडियो है। पूरी ग्रामर की वीडियो आपको बहुत जल्दी से जान जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले आप सभी बच्चे जानते हो कि 2 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें रिवीजन कर लेना जरा। तो ही सेड लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने 4 नोट इसमें कर लिए हैं और चारों के चारों सेम है। सबसे पहले आपको देखना है लेट अस वाला सेंटेंस। जिसमें लेट अस आता है उन सेंटेंस में सेड की जगह सजेस्टेड लगा देते हैं, तो इसके जो आंसर आएगा ही सेड की जगह सजेस्टेड आ जाएगा, सजेस्टेड। और लेट अस वाले वाक्यों में दैट दे शुड, तो लेट अस वाक्य में आप जोड़ देते हो दैट दे शुड, दैट दे शुड से इसे आपको जोड़ देना है। और साथ में ये लिख रहा है स्टॉप, और जो हेयर वर्ड है तो हेयर वर्ड बदल जाएगा आपका देयर में। अब जरूरी नहीं है पेपर में वहाँ पर हेयर वर्ड आए, तो पेपर में आपको टुडे आ जाएगा, टुडे की जगह दैट डे लिखना है। और साथ में यस्टरडे आ जाएगा द प्रीवियस डे, टुमारो आ जाएगा द नेक्स्ट डे, ऐसी एंड रेस्ट फॉर ए वाइल। अब देखना है आपको सेकंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें क्या बताया गया है, ही सेड टू मी डिड यू नोट अबाउट माई ब्रदर यस्टरडे। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पर डिड से आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है, जब हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं तो जरूरी नहीं है वो डिड आए, वहाँ पर हैव आ सकता है, विल या सेल आ सकता है। तो हैव या विल सेल आने पर आपको लिख देना है सेड टू की जगह आस्केड, सेड टू की जगह आस्केड में चेंज हो जाता है, और मी। और हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं वो आपके इफ से जुड़ते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट देखना है यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का वो आई हो जाता है। और जो डिड नोट है वो आपका हैव नोट में चेंज होएगा। डिड नोट किस में चेंज हो जाएगा, आपका हेड नोट में, तो डिड नोट आपका हेड नोट में चेंज हो जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म अबाउट का आपका अबाउट हो जाएगा। और माई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट ही, तो ही का हो जाएगा आपका हिज। अगर किसी लड़की का नाम होता ही की जगह तो यहाँ पर आ जाता वो हर आ जाता फिर आपके सामने, तो ब्रोदर। और साथ में यस्टरडे, यस्टरडे आप जानते हो द प्रीवियस डे में बदल जाता है, प्रीवियस डे में, तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रीवियस डे में आपका चेंज हो जाएगा। ऐसी यही है आपका द टीचर सेड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। इन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे इसकी जगह और दूसरे सेंटेंस आ सकते हैं। सेकंड सेंटेंस जो आ सकता है आपका वो आ सकता है आपका द अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम सकती है, या 2 and 2 मेक ए 4, 2 और 2 4 होती है। तो ये हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, सेड की जगह सेड आएगा और सेड टू की जगह टोल्ड आता है। तो यहाँ पर सेड दिया है, ये सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो द टीचर सेड की जगह आपका सेड ही रहेगा। और साथ में ऑन दैट से जुड़ जाएगा दैट, और साथ में ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी साथ में। उसके बाद द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट। तो इसमें आपको याद रखना है डॉक्टर सेड टू द पेशेंट से बात कर रहा है, डोंट स्मोक द सिगरेट। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डॉक्टर के लिए एडवाइस देगा, वो सलाह नहीं देगा। लेकिन अगर टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है तो वहां पर ऑर्डर दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है, उसे ये पता नहीं पड़ रहा है कि किसमें इसमें ऑर्डर लगाना है या का एडवाइस लगाना है, तो वहां पर हम आस्केड लगा सकते हैं। तो बोलना है इस पर क्या सेंटेंस बनेगा, द डॉक्टर सेड टू की जगह आपका आ जाएगा आपका एडवाइज्ड, सेड टू की जगह एडवाइज आ जाएगा द पेशेंट, द पेशेंट। साथ में डोंट वाले सेंटेंस को हम नोट टू से जोड़ देते हैं, नोट टू से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्लास में, अगर यहाँ पर नोट आ जाए, ओनली आपका डोंट ना आके, अगर ये वर्ब से चालू हो तो उसे टू से जोड़ना है। अगर डोंट आ जाए तो नोट टू से जोड़ना है। और स्मोक साथ में सिगरेट, सिंपल सेंटेंस है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ये आपने 10th में भी पढ़े होगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बिल्कुल सेम आपके 12th और 10th के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेम है। अब आपका आता है सिंथेसिस। ये 11वीं और 12वीं की ग्रामर बिल्कुल सेम होती है। सिंथेसिस में आपको क्या करना पड़ता है, सिंथेसिस का मतलब होता है 2 सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना। तो 2 सेंटेंस में जो बातें चल रही है सेम, उन्हें जोड़ के आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो ही इज वेरी स्लो, ही कैन नॉट विन द रेस, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आपको याद रखना है, जब वेरी या सो वर्ड आ जाए तो उसे आपको जोड़ देना है TOO में। तो वेरी या सो की जगह TOO लगाओगे, साथ में स्लो, और साथ में ही कैन नॉट, तो ही कैन नॉट की जगह लगाना है आपको TO2 से लगा देना है। और विन द रेस,
आसान है, बस आपको ये याद रखना है कि वेरियस हो को टी और टू में बदल देना है और ही कैन नॉट की जगह आपको टू लगा देना है। टैगोर वाज ए ग्रेट पोइट के 3 सेंटेंस और रह रहे हैं, इन्हें हम ध्यान से देखेंगे। टैगोर वाज ए ग्रेट पोइट, ही रोट द गीतांजलि। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टैगोर कोमा ए ग्रेट पोइट, ए ग्रेट पोइट। तो टैगोर एक प्रसिद्ध कवि है, उन्होंने लिखी है, रोट मतलब लिखी है, क्या लिखी है उन्होंने, द गीतांजलि। तो अपना जो सेंटेंस है हम 2 बातों में बता रहे थे, उस हमने एक सेंटेंस में बता दिया। तो टैगोर एक प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने गीतांजलि लिखी। तो यहाँ पे क्या, टैगोर एक प्रसिद्ध कवि है, रोट माने लिखा, उन्होंने गीतांजलि लिखा। रीता फाउंड हर पेन, रीता को अपना पेन मिल गया। द पेन वर लॉस्ट, जो पेन खो गया था। तो जो लॉस्ट जो बात चल रही है वो पेन की बात चल रही है, तो इसका जो आंसर आएगा, रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन। तो ये लॉस्ट वर्ड उसके पास आ जाएगा जिसकी बात चल रही है। तो लॉस्ट जो बात चल रही है, पेन की बात चल रही है, पेन खोया हुआ मिल गया। ऐसी है, द थीफ वाज पनिश्ड, चोरों को सजा मिली। द थीफ वाज फाइन्ड, चोरों पर जुर्माना लगाया गया। तो यहाँ पे देख रहे हो कि शुरू के 3 वर्ड सेम है और सिंपल कंपाउंड सेंटेंस बनाना तो एंड से जोड़ सकते हैं इसे। तो द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड। तो इसका मतलब क्या है कि जो चोरों को सजा मिली और उस पर जुर्माना लगाया गया। सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, वह अमीर और सी इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब निकल रहा है, यदि वो खुश है तो यदि वो अमीर है तो खुश होना चाहिए। तो ऐसे अपोजिट वर्ड में आपको क्या लगाओ, बट से इसे जोड़ दोगे। तो सी इज रिच बट सी इज नॉट हैप्पी। आवाज नहीं भाई, नॉट हैप्पी। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ऊपर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ी, नीचे हमने सिंथेसिस पढ़ी है। सिंथेसिस मतलब होता है वाक्यों को जोड़ के, दो वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य को बनाना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस को चेंज करना है, लेकिन उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। तो ही डिड नॉट फेल टू ज्वाइन द पार्टी, और अफर्मेटिव चेंज बनाना है इसका। ये 10th क्लास में भी आता है। 10th क्लास में 2 तरह के सेंटेंस आते हैं, एक तो एक्टिव पैसिव वॉइस आता है और एक चेंज द सेंटेंस आते हैं। तो यदि सेंटेंस आपको अफर्मेटिव बनाना है और यहाँ पे लिख रहा है डिड नॉट फेल टू, तो इस वर्ड को हटा देना है और उसके बाद में जो वर्ड दिया है उसमें आपको ईडी जोड़ देना है। तो इसका आंसर बनेगा ही जॉइंड पार्टी। अब दोनों का मतलब सेम कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले सेंटेंस का मतलब है ही डिड नॉट फेल टू ज्वाइन द पार्टी, वह पार्टी को ज्वाइन करने में असफल नहीं हुआ। तो जैसे उसने पार्टी को ज्वाइन करा है और उसी का हमने अफर्मेटिव बनाना है, तो हमने लिख दिया ही ज्वाइन पार्टी, उसने पार्टी को ज्वाइन करा। तो दोनों का मतलब एक ही आ रहा है। क्योंकि अगर ये वर्ड नहीं होता फेल टू, तब तो उसका अर्थ अलग अलग था, लेकिन डिड नॉट के बाद हमने फेल टू लगा दिया, ही डिड नॉट फेल टू ज्वाइन द पार्टी। यदि पेपर में आपको ये आंसर बन जाए, ये क्वेश्चन बन जाए और आपसे बोल दे निगेटिव बनाओ, तो निगेटिव में आपको क्या लगना है, निगेटिव में आपको डिड नॉट फेल टू लगा देना है। तो डिड नॉट फेल टू लगाकर उसके बाद जो वर्ड दे रखा है ज्वाइन, उसमें से ईडी हटा देना, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। सिंपल है आपको। तो नेगेटिव से अफर्मेटिव पूछा जा सकता है पेपर में, और अफर्मेटिव से आपको नेगेटिव पूछा जा सकता है। फिर आपकी डिग्री आप सभी बच्चे जानते हो। डिग्री देयर आर 3 टाइप्स। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, जिसमें एक वस्तु के गुण और क्वालिटी के बारे में बताया जाता है। फिर कंपैरेटिव डिग्री होती है, 2 वस्तुओं में कंपेयर होती है। एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री। तो ये है कौन सी डिग्री, जिसमें EST जुड़ा होता है और दैट द जुड़ा होता है, वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय उसमें देन लगाते हो ER वाली फॉर्म। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कोलकाता इज बिगर देन। तो आपने सुना होगा कि बिगेस्ट की स्पेलिंग में ER लगा देते हैं, तो ER लगाने पर वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। बिगर देन सिटी, बिगर देन एनी अदर सिटी, बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। अगर पेपर में ये आपको दे दे कंपैरेटिव डिग्री और आपसे पूछो सुपरलेटिव डिग्री बताओ, तो आपको याद रखना है बिगर देन एनी अदर हटा देना है और बिगर की स्पेलिंग में EST जोड़ देना है और उससे पहले आपको दा लगाना है। तो जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं वो वहां पे क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन की जगह आंसर आ सकता है। अगला सेंटेंस है ही इज टू ओल्ड टू रन द रेस, रिमूव टू या एड टू। तो यहाँ पर रिमूव टू है, टू को हटाना है। अभी पीछे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अब यहाँ टू को लगाना सीख रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा ही इज, और TO टू को हटा के आपको लिख देना है SO सो, और ओल्ड और थोड़ी देर पहले TO टू को हटाना है, लिखना है दैट ही कैन नॉट। अगर वह पेपर में आ जाए
दैट ही कैन नॉट, और लिख रहा है एट टू, तो ये हटा के आपको TO2 लगा देना है, और साथ में लिखना है रन द रेस। तो आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको छोटी सी बातें याद रखनी है कि TO2 को हटा के SO में लगाना है, और TO2 को हटा के आपको दैट ही कैन नॉट लगा देना है। ये तब है जब रिमूव टू आ जाए, टू को हटाने के लिए आ जाए। यदि आपके पेपर में आ जाए टू को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करोगे, इसे हटा के आपको सो को हटा के TO2 लगा दोगे। ही कुड रीड द इंग्लिश बुक एक्टिव पैसेज वॉइस, सारे बच्चों ने एक्टिव पैसेज 10th क्लास में पढ़े होंगे, आपने 11th में पढ़े होंगे। सेम वही एक्टिव पैसेज वॉइस, इसके 3-4 रूल होते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। और साथ में जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं उससे पहले बाय लगाते हैं। साथ में आपको कुछ वर्ड आपको याद भी होंगे कि ही को हम हिम में बदल देते हैं, और हिम को हम ही में बदल देते हैं। अगर सी आ जाए तो सी को हम हर में बदल देते हैं, और हर को हम सी में बदल देते हैं। अगर आई आ जाए तो आई को मी में बदल देते हैं, और मी को किस में बदल देते हैं, आई में बदल देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, तो द इंग्लिश बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो तीनों वर्ड ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा द इंग्लिश बुक। और यहाँ पर दिया आपको कुड, और एक्टिव पैसेज वॉइस के रूल होते हैं। यदि यहाँ पे इजारम आ जाए तो इजारम बिंग में चेंज हो जाएगा। यदि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इजारम आएगा। यदि यहाँ पे कुड शुड या विल सेल आ जाए तो बन जाएगा विल बी और सेल बी में। तो यहाँ पे कुड आ रहा है तो कुड बी में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका कुड बी। अगर यहाँ पे शुड आ जाए तो भी शुड बी में बन जाएगा। यदि यहाँ पर विल आ जाए तो भी विल बी में बन जाएगा। और रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो रीड का रीड रहेगा, रीड का आपका रीड रहेगा। और साथ में बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म ही का क्या बन जाएगा, आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, ही का आपका हिम बन जाएगा। आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब आता है सिंटैक्स, बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। सिंटैक्स में क्या करते होते हैं, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने होते हैं। इन सेंटेंस में थोड़ी थोड़ी गलती है, वो आपको पता करनी है। पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स आपने देख रहा होगा, मैथमेटिक्स स्पेलिंग में एस जुड़ रहा है, और हम पढ़ते आए जो भी वर्ड में एस जुड़ा होता है बहुवचन होते हैं। जितने भी हमारे सब्जेक्ट की स्पेलिंग होती है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो सिविक्स से, फिजिक्स से, हो सकता है पेपर में फिजिक्स आ जाए तो उसमें आर नहीं आएगा, उसमें इज लगा देना है, तो आर गलत है, आर की जगह क्या लगाना है, आपको इज लगाना है। बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। कोई सी भी स्पेलिंग, जिस स्पेलिंग में एस जुड़ रहा हो सब्जेक्ट के स्पेलिंग में, चाहे वो सिविक्स हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, वो देखने में लगता है बहुवचन, लेकिन होता है वो एक वचन। और एक वचन के लिए हम आर नहीं लगाते, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। मिस्टर पी के रॉय इज एन MP, तो मिस्टर पी को रॉय MP है, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें क्या करना है, आपने आर्टिकल पढ़े होंगे एन और द को हम यूज लगाते हैं यूनिक के लिए। अगर दुनिया में कोई एक चीज हो, जैसे द ताजमहल, द मून, द सन, इस तरह से। और ए का प्रयोग करते हैं हम AEIOU को हटा के, बाकी जो चीज बचती है वहां पर। एम है तो एम का प्रोनाउंसिएशन आएगा एम, तो प्रोनाउंसिएशन ए के लिए गलत है, और हम जानते हैं AEIOU के लिए एन लगाते हैं, तो यहाँ पर ए गलत है, यहाँ पर क्या आएगा आपका एन आएगा। सपोज करो वहां पर आ गई मंकी की स्पेलिंग, तो मंकी की स्पेलिंग में एम आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में मैं वर्ड का आ रहा है, तो वहां पर क्या आएगा, ए लगाएगा। तो ऐसी स्पेलिंग को आपको ध्यान रखना है, ये हिंदी के प्रोनाउंसिएशन से लगाना है, ना कि इंग्लिश के रूल से लगाना है। फिर है मिल्क, मिल्क इज प्रीफरेबल देन टी। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि 3-4 वर्ड होते हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, ये देखने में लगते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो वहां पे देन नहीं लगाना, वहां टू लगाना है। चाहे वो प्रीफियर आ गया है या वो जूनियर, सीनियर, इंफीरियर आ जाए, तो वहां पे देन गलत है, वहां पे क्या लगाना है आपको टू। ऐसे हिज हेयर्स आर ब्लैक, उसके जो बाल है वो ब्लैक है, तो बालों की स्पेलिंग में कभी भी ऐसे नहीं आता है। हेयर की स्पेलिंग HAIR होती है, तो उसमें गलती क्या है, हेयर की स्पेलिंग में से आपको एस हटा देना है, क्योंकि एक हेयर मतलब बाल होता है, हेयर्स माने भी। और जो आर दिया है, आर गलत है, वो बालों को एक वचन माना जाता है, और एक वचन के लिए हम इज लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स। इससे पहले मैंने अभी आपको बताए थे सिंथेसिस, वाक्य को जोड़ना, उससे पहले मैंने आपको बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब वर्ड मीनिंग आएगी, उसमें आपको जैसे ए बेड ऑफ रोजेस, ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है एन ईजी वर्क, एक आसान कार्य। एग्जाम्पल आपको लिखना होता है पेपर में, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जो जीवन है वो एक आसान हमारा वर्क नहीं है पूरा जीवन को जीना। ऐसे ए रेड लेटर डे, एक महत्वपूर्ण दिन, ए इंपॉर्टेंट डे, तो उसके ऊपर सेंटेंस क्या है, 14 अप्रैल इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप 26 जनवरी लिख सकते हो, इंडिपेंडेंट डे लिख सकते हो। समझ में आ गया होगा सेंटेंस, तो क्वेश्चन के ऊपर आपको सेंटेंस बनाने हैं, तो तीनों सेंटेंस हम देखेंगे। ए मैन ऑफ लेटर, तो ए मैन ऑफ लेटर का जो मतलब होता है, ए लिटरेरी मैन, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक विद्वान व्यक्ति, तो उसके ऊपर सेंटेंस बनाना है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज ए मैन ऑफ लेटर, या मुंशी प्रेमचंद इज ए मैन ऑफ लेटर, कुछ भी सेंटेंस जोड़ के आपको वर्ड बनाना है। एन एप्पल ऑफ ए डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ ए डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़े की जड़। एक कोज ऑफ ए डिस्प्यूट, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कश्मीर है वो झगड़े की जड़ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एट हिज फिंगर्स एंड, यानी उंगलियों के अंत पर, यानी उंगलियों के टिप्स पर। रेड इन माइंड, हमेशा दिमाग में याद रखना। द रूल्स ऑफ ग्रामर आर एट हिज फिंगर एंड, यानी ग्रामर के जो रूल है वो हमेशा याद होने चाहिए हमें। बाई हुक और बाई क्रुक, इसका मतलब है किसी भी तरीके से। बाई एनी वे, किसी भी तौर तरीके से। नाउअडेज, इन दिनों द स्टूडेंट्स वांट टू पास, इन दिनों स्टूडेंट पास होना चाहता है। बाई हुक और क्रुक, बाई क्रुक, किसी भी तरीके से। चाइल्ड्स के लिए मतलब इजी वर्क, हरकुलियन टास्क। तो कोरोना वायरस का जो उपाय है, जो वायरस है उसका उपाय लिखना, वो एक साहसिक कार्य है। टू एंड फ्रो मतलब होता है इधर उधर, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। वाई आर यू वॉकिंग टू एंड फ्रो, तुम मेरे इधर उधर क्यों घूम रहे हो। फिर समझ में आ गया होगा आपको सारी चीजें। फिर हम देखते हैं अपने पेपर के लिए हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, होमोफोन्स आएंगे। तो सिनोनिम्स को हम जानते हैं पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एपोलॉजी माने माफ करना, पर्डन माने भी माफ करना, एक्सक्यूज माने भी, बैन माने होता है अभिश्राप देना, क्रश माने अभिश्राप, हार्म माने भी अभिश्राप। डेड मीन्स मृत हो, लाइफलेस मतलब जिसमें जान ना हो, डिस्प्ले मतलब दिखाई देना, सो मतलब भी दिखाई देना, एरर मतलब मिस्टेक, मिस्टेक मतलब भी मिस्टेक। जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं तो बहुत आराम से भी पढ़ सकता हूँ मैंने। एंटोनिम्स मतलब जानते हो विलोपन शब्द। गेस्ट माने रिश्तेदार, होस्ट माने भूत प्रेत, ऑनेस्टी माने ईमानदार, डिसऑनेस्टी माने बेईमान, ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, रो मतलब कच्चा, राइप मतलब पका हुआ, स्मूथ मतलब चिकना, और रफ मतलब आपका खुदरा हुआ। समझ में आ गया होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ए पर्सन हु डज नॉट ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक इंसान जो भगवान की उपस्थिति पर विश्वास ना करता हो उसे कहते हैं एथिस्ट। एक होता है थिस्ट, जो भगवान पर विश्वास करता हो। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन ओनली, एक इंसान की बनाई हुई सरकार को चलाना। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं। ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन को कहते हैं रिटन बाय द समवन, एक आदमी का जीवन कहते हैं जो किसी और के द्वारा लिखा गया है उसे कहते हैं बायोग्राफी। पेपर में ऐसा भी आ सकता है, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक आदमी के जीवन का इतिहास जो खुद के द्वारा लिखा गया उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेट पे ज़्यादातर मोस्टली ऑटोबायोग्राफी मौजूद है। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, एक इंसान जो कि लिखना पढ़ना ना जानता उसे कहते हैं इलिटरेट। इलिटरेट मतलब अनपढ़। ए प्लेस फॉर कीपिंग वेरियस एनिमल, एक ऐसे इंसान जहाँ पर बहुत से जानवरों को रखा जाता है उसे कहते हैं जू। जू मीन्स चिड़ियाघर। एक होता है होमोफोन्स, होमोफोन्स 2 नंबर के आपके पेपर में आएगी। जैसे बेड, तो बेड माने बुरा होता है, बेड माने बिस्तर होता है, तो दोनों को पढ़ने में वर्ड एक जैसे है लेकिन उनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। उसके ऊपर सेंटेंस आएंगे। एमसीक्यू में मिल सकते हैं। तो नोबडी लाइक्स ए बैड बॉय, कोई भी इंसान बुरे बच्चे को पसंद नहीं करता है, बुरे लड़के को। बेड माने बिस्तर, आई लाइक टू स्लीप, मुझे सोना पसंद है, ऑन ए सॉफ्ट बेड, एक मुलायम बिस्तर पर। चेक और चेक दोनों के स्पेलिंग में फ़र्क है। एक चेक मतलब रोकना होता है और एक चेक मतलब होता है जो बैंक से हमें चेक दिया जाता है पैसे के लिए। द पुलिसमैन चेकड मी फ्रॉम गोइंग देयर, पुलिस वाले ने मुझे रोका जब मैं उधर से आ रहा था। चेक मतलब होता है आपको जो बैंक से मिलता है। प्लीज़ सेंड मी मनी बाई चेक, मुझे कृपया करके बैंक से क्या दे दीजिए, चेक। हाँ, चेक के थ्रू मुझे पैसे दे दीजिए। एक होता है वेट और वेट, वेट माने इंतजार करना। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। वेट माने वजन, आई हैव वेट 63 kg। ऐसे वीक और वीक, तो वीक का मतलब क्या होता है आपका कमजोर, एक वीक मतलब होता है कमजोर, एक वीक मतलब हफ्ता। तो 7 days इन ए वीक, और वीक मतलब कमजोर होता है। आई एम वेरी वीक इन नाउ डेज, तो सेंटेंस बनाने हैं इनको पर। तो मुझे उम्मीद है ये आपको ग्रामर की वीडियो फटाफट फास्ट डिवीजन की समझ में आई होगी। यदि आपको लग रहा है इससे बेनिफिट हुआ है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।